दोस्तों जुआ एक ऐसा गेम है जो कि आपको रातों रात अमीर बना सकता है या फिर बिल्कुल गरीब। हो सकता है आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो उन सभी को बिकवा दे, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं था और आपको रातों रात करोड़पति बना दे। लेकिन ऐसे में काफी ज्यादा चांस इसी बात के रहते हैं कि जुआ आपको करोड़पति ही बना देगा और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और इसी तरह के एक केस के बारे में आज हम लोग बात भी करने वाले हैं कि पहले तो वो बंदा कंगाल हो गया और उसके बाद धीरे धीरे कर उसके ऊपर 6 लाख रुपए का कर्ज हो गया। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटी उसने सभी का दिल दहला दिया। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर, वो बंदा कौन था, वो जुआ खेलने के लिए ऐसी कौन सी जगह पर जा पहुंचा था, इन सभी चीजों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी सोल्ड अनसोल्ड केसेस, मिस्टीरियस केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। दोस्तों ये घटना है चाइना के हांगकांग की, जब टाइम 1850 का था और उसी टाइम से वहां पर जुआ खेलना लीगल कर दिया था। तो जुआ खेलने के लिए बाहर से टूरिस्ट वगैरह जब भी आया करते थे तो वहां पर वो लोग जुआ खेलते, सारी की सारी इंजॉयमेंट लेते और उसके बाद वापस चले जाते। और इसी तरह से ये जुआ खेलना वहां पर चलता रहा। मकाओ भी उसके बिल्कुल नजदीक ही था और जब भी कोई टूरिस्ट वहां पर आता हांगकांग घूमने के लिए तो वो मकाओ में भी आता, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए काफी सारी चीजें हैं और अक्सर लोग यहाँ पर भी जुआ खेला करते थे। और यहीं चाइना में ही जन्म हुआ हुआंगचो का। इसके बचपन के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि 1970 में ये हांगकांग आया और यहाँ पर आने के बाद उसने पैसे के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया। काम चलाने के लायक पैसे उसके पास तब भी नहीं बन पाए तो आखिरकार उसने क्राइम करना शुरू कर दिया। उसके पास इतने पैसे अब आ जाते थे कि वो अपना पालन पोषण आराम से कर पाए। जब वो क्राइम किया करता था तो इसी के चलते उसने अपने काफी सारे नाम बदले ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में ना आए और अपने आप को पुलिस से बचा पाए। वो 2 नंबर के तो काफी सारे काम किया ही करता था। तो 1973 में एक टाइम ऐसा भी आया जब एक बंदे ने उसके काफी सारे पैसे ले लिए थे और वो उसके लौटाने के नाम ही नहीं ले रहा था। तो वो उस बंदे के पास जाता है और उसने ये बात कही कि यार जो तूने मेरे पैसे लिए थे वो सारे मुझे लौटा दे और अब मुझे पैसे की जरूरत है। तो वो बंदा फिर भी उसके पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा था। तो आखिरकार हुआंगचो ने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल तो हो चुका था और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा घबरा रहा था कि आज तक उसने 2 नंबर के काफी सारे धंधे कर चुका था वो, लेकिन इस तरह का कारनामा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किया था। तो वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो भाग जाता है दक्षिणी चीन में। दक्षिणी चीन में आते ही हुआंगची काफी ज्यादा घबरा चुका था। तो सबसे पहले उस बंदे ने अपनी उंगलियों के जो आगे का हिस्सा होता है उसे जलाना शुरू किया और धीरे धीरे कर सारी की सारी उसने अपनी उंगलियां जला ली, क्योंकि अभी भी उसे डर था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और हो ना हो फिंगरप्रिंट के चलते वो उस कत्ल के इल्जाम में फंस जाएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। तो उसने अपनी उंगलियों को जला दिया और अपने सारे के सारे फिंगरप्रिंट खत्म कर दिए। वहां पर जाकर वो अपना कोई और काम धंधा देखने लगता है और इसी तरह कुछ एक दिन जब वहां पर उसके बीच जाते हैं तो इसी बीच जहां पर वो रहा करता था रूम लेकर मकान के मालिक की लड़की के साथ उसको प्यार हो गया। तो वो उसे प्रपोज कर देता है और वो लड़की भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उनके घर वाले, लड़की के घर वाले इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो कि काफी अच्छा पैसा कमाता हो और आगे चलकर इस बच्ची को अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उस लड़की को तो हुआंगचो से प्यार हो चुका था और वो उसी के साथ शादी करने के लिए अपने घर वालों को कहने लगती है। अभी तक उसके घर वाले नहीं माने थे तो हुआंगचो उस लड़की को लेकर वापस मकाओ भाग आता है। मकाओ आते ही वो फिर से जल्दी पैसा बनाने के लिए 2 नंबरी की चीजों में पड़ जाता है और इसी तरह अपना पैसा डबल करने के लिए वो अक्सर जुआ खेलने के लिए भी जाया करता था। और यहीं पर जुआ खेलने के दौरान उसकी मुलाकात होती है 50 साल के चुंगलिन से, जो कि अपनी पत्नी के साथ अक्सर वहां पर जुआ खेलने के लिए आया करता था। चुनलिन एक 50 साल का व्यक्ति था जो कि अपनी पत्नी चुन हुई के साथ एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। ये रेस्टोरेंट इनका खुद का था और एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब चुनलिन एक स्ट्रीट फूड की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और इसके परिवार में काफी सारे सदस्य थे। तो उसकी पत्नी ने चुनलिन से ये बात कही कि हम सारे के सारे परिवार के लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम कर लीजिए जिससे अपने घर की थोड़ी इनकम बढ़ पाए। तो चुनली इस बात के लिए तैयार हो गया और उसके घर पर मौजूद सारे के सारे सदस्य उसकी मदद करने लगते हैं और उसके पास स्ट्रीट फूड बेचने की
इतनी कैपेसिटी हो जाती है कि उसकी इनकम डबल हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनके पास काफी सारे पैसे हो गए और उस बंदे ने एक रेस्टोरेंट किराए पर ले लिया। धीरे धीरे कर वो लोग और ज्यादा मेहनत करते हैं और एक टाइम ऐसा आया जब उन लोगों ने ये रेस्टोरेंट खरीद लिया और ये उनके घर का हो गया। घर का रेस्टोरेंट हो चुका था। सारी की सारी फैमिली अब और ज्यादा मेहनत करने लगती है और धीरे धीरे कर उन लोगों के पास इतने पैसे हो गए कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब पैसे इतने होने लगे थे कि वो लोग थोड़ा खुलकर खर्चा कर सकते थे। तो इसी बीच चुनली ने एक नया शौक पाल लिया और वो था जुआ खेलने का। वो अक्सर अपनी वाइफ के साथ जुआ खेलने के लिए जाया करता था। छोटी छोटी वो बेट लगाया करते थे और कभी वो हार जाते तो कभी जीत जाते और इसी तरह उनका टाइम पास हो जाया करता था। और इसी तरह जुआ खेलते खेलते चुंगलिन की मुलाकात होती है। ये दोनों भी अक्सर एक दूसरे के साथ जुआ खेला करते थे और ये बिल्कुल नॉर्मल दिनों की तरह होता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब इन दोनों ने ही शराब पी रखी थी और धीरे धीरे कर वो लोग बड़ी बड़ी बेट लगाने लगते हैं। वैसे तो चुंगली को पता था कि उसे कितनी बेट लगानी है और वो अपने हिसाब से खेला करता था। लेकिन उस दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई कि वो हारता गया और कभी कभार वो जीतता गया और वो आगे से आगे बेट लगाता गया। और इसी तरह खेलते खेलते एक टाइम ऐसा आता है जब चुंगली हुआंगचो से 1,80,000 रुपए हार जाता है। वो दोनों थोड़ी देर और खेलते हैं लेकिन उसका कर्ज नहीं उतरता। 1,80,000 रुपए फिर भी वो हार चुका था, जिसके बाद उसने ये बात कही कि अब काफी ज्यादा हम लोग खेल चुके हैं और अब हमें चलना चाहिए। आपके जो पैसे हैं वो जल्द ही मैं आपको लौटा दूंगा। तो हुआंगचो ने भी पूछा कि आप मेरे पैसे कब तक लौटा देंगे और अगर आप पैसे ना लौटा पाए तो आप क्या करेंगे। और इसी बीच रेस्टोरेंट की भी बात आ जाती है। अगर आप अपने पैसे नहीं लौटा पाए तो आप मुझे रेस्टोरेंट दे दीजिएगा। लेकिन ये बात सुनते ही चुंगली के दिमाग में और ज्यादा खुंदस आ गई कि यार कितनी मेहनत से हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट बनाया था, लेकिन आज देखो ये बंदा जुए में हम लोगों से सारी चीजें जीत कर ये बात बोल रहा है कि वो रेस्टोरेंट भी मेरे नाम कर दो। और इसी खुंदस में वो हुआंगचो से ये बात कहता है कि तुम्हारे 1,80,000 रुपए है ना, तो चलो हम लोग आगे भी खेलते हैं और मैं तुम्हारे सारे पैसे उतार दूंगा। यही बात बोलकर वो दोबारा से उसके साथ खेलने लगता है। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, जिसके चलते उसका कर्ज 6 लाख हो गया। अब उसे 1,80,000 नहीं जबकि 6 लाख रुपए उसे लौटाने थे। तो अब हुआंगचू ने चुनलिन से ये बात पूछी कि भाई उस टाइम तो 1,80,000 चुकाने थे तुझे, अब तो 6 लाख हो चुके हैं और अब ये बात बता दे कि तू किस तरह से ये पैसे मुझे लौटाएगा। तो चुंगली ने ये बात कही कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और हुआंग ने भी ये बात कही कि चलो ठीक है, तुम मेरे पैसे दे देना और अगर तुम पैसे नहीं लौटा पाते हो तो तुम्हारा रेस्टोरेंट मेरा हो जाएगा। मैं तुम्हें 1 साल की मोहलत देता हूँ, 1 साल के अंदर अंदर मेरा सारा पैसा लौटा देना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं लौटा पाए 1 साल के अंदर ही मेरा सारा पैसा तो तुम्हारा रेस्टोरेंट मैं ले लूंगा। और यही बात बोलकर वो वहां से चला जाता है। हुआंग ने चुंग से ये बात भी कही थी कि बीच बीच में तुम मुझे कुछ एक पैसे देते रहना और इसी तरह तुम आराम से आगे चलकर पैसे लौटा देना, इस चीज में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन काफी सारा टाइम बीत चुका था, लगभग 6 महीने बीते, 10 महीने बीते और उसके बाद 1 साल बीत गया। लेकिन अभी तक चुंग ने हुआन को एक भी पैसा नहीं दिया था। तो हुआन जा पहुंचता है चुंग के घर पर और वहां पर जाकर सारी की सारी बातें पूछता है कि भाई तूने बीच में ही पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन तूने 1 भी रुपया मुझे नहीं दिया और सारे के सारे अब पैसे मुझे दे दे क्योंकि आज 1 साल हो चुका है। चुंग उस टाइम अपनी पूरी फैमिली के साथ उसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था क्योंकि सुबह का टाइम होने लगा था और सुबह सुबह अब ग्राहक आने शुरू होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही हुआंग वहां पर पैसे लेने के लिए जा पहुंचता है और चुंग अपने रेस्टोरेंट की अभी तैयारी ही कर रहा था। तो उसने हुआंग से सीधी की सीधी ये बात कह दी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और जल्द से जल्द मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। और इसी तरह हुआंग काफी देर तक परेशान रहता है कि तूने ना तो पिछले 1 साल में पैसे दिए और ना ही तू आज दे रहा है, ऐसा कैसे चलेगा। तुझे ये रेस्टोरेंट मेरे नाम कर देना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमने 1 साल में पैसे इकट्ठे नहीं किए तो तुम आगे कुछ कर पाओगे। चुंगू से फिर भी सीरियसली नहीं लेता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। जिसके बाद हुआंग ने ये बात चुंग से कही कि अब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो तुम ऐसा करो, तुम 30,000 रुपए मुझे दे दो, बाकी पैसे मैं फिर कभी ले लूंगा। हर महीने तुम मुझे दे दिया करियो। अगर मैं इकट्ठे तुझसे 6 लाख रुपए लूंगा तो वो तेरे ऊपर काफी
काफी ज्यादा बर्डन करेंगे और तुम मुझे नहीं दे पाओगे, तो तुम हर महीने मुझे कुछ एक पैसे दे दिया करो, जिसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा सारा का सारा खाता क्लियर हो जाएगा। तो चुंग ने फिर भी ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसने ये बात कही कि यार मेरे पास तो 30,000 रुपए भी नहीं है। हुआंग अब और ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि यार तूने आज तक मुझे पैसे नहीं दिए, आज भी तू इसी तरह टाइम पास कर रहा है, तो तू ये काम कर, मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दे दे, बाकी मैं अगले महीने लेने आ जाऊंगा। लेकिन चुंग ने फिर से मना कर दिया कि मेरे पास तो 20,000 रुपए भी नहीं है। तो हुआंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर भी तुझसे पैसे बन पाएंगे, तू ऐसा कर ये रेस्टोरेंट ही मेरे नाम कर दे। लेकिन चुंग ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इसी से तो मेरा घर परिवार चलता है, अगर मैं तुम्हें यही दे दूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। हुआन को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि उसके दिमाग में ये बात भी आ चुकी थी कि ना तो ये मुझे पैसे दे रहा है, ना ही मेरे नाम ये रेस्टोरेंट कर रहा है। तो वो समझ गया कि ये उसे पैसे देना ही नहीं चाहता और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। हाथापाई हो ही रही थी कि इसी बीच हुआंग के हाथ में एक कंच की बोतल आ गई और उसने उस बोतल को एक दीवार पर मारकर तोड़ डाला। अब आगे का कांच काफी ज्यादा पैना था, तो उसने वहीं से उसके लड़के को उठाया और वो कांच की बोतल उसके गले पर रख दी कि तुम मुझे पैसे देने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अब तक हाथापाई उन दोनों के बीच होने लगी थी, तो उसने फिर से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब उसका लड़का उसके हाथों में था, दूसरी तरफ कांच की बोतल भी उसके हाथ में थी, तो वो उसके साथ लड़ाई नहीं कर पाया। सारे के सारे घर में मौजूद सदस्य रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया और ये बंदा इस तरह का काम कैसे कर सकता है। और इसी बात को लेकर लेकिन तब तक हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसने सभी को धमकाकर चुप करवा दिया और उसके बाद वहीं पर मौजूद उनके घर के एक सदस्य को ये बात कही कि वो रस्सी उठाओ और इन सभी के हाथ बांध दो। उस बंदे ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि हुआंग ने उसे कहा था और सारे के सारे लोगों के हाथ बांध दिए। अब चुंग रोने लगता है और उससे ये बात कहता है कि मैं तुम्हें सारा का सारा पैसा लौटा दूंगा, मेरी फैमिली को कुछ भी मत करना। लेकिन तब तक हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो वहां पर मौजूद लोगों को अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं दे रहा था, किसी को मुक्के मार रहा था, किसी को थप्पड़ मार रहा था और नीचे बैठे बाकी लोगों को लाते मार रहा था कि आखिरकार तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तो इतना बड़ा गेम क्यों खेलते हो, और किसी को अगर पैसे देने ही नहीं है तो उसके टाइम क्यों खराब करते हो। यही बात बोलकर वो सारे लोगों को वहां पर धमका रहा था कि तभी चुंग की वाइफ उठती है और बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हुआंग ने उसकी पत्नी को वहीं पर पकड़ लिया और उस लड़के को छोड़कर उस महिला के पेट में वो बोतल मार दी, जिसके चलते उस महिला ने वहीं पर अपनी जान गंवा दी। ये चीज देखते ही चुंगली पूरे तरीके से समझ चुका था कि हुआंग का दिमाग अब सटक चुका है, तो उसने काफी बार उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसका सारा का सारा पैसा लौटा देगा, बस उसकी फैमिली को जाने दे, वो उन्हें कुछ भी ना करे और जिस भी तरह से वो चाहेगा रेस्टोरेंट कहे वो उसके नाम करवा देगा और इसके अलावा वो उसे पैसे भी देने के लिए तैयार है। तो हुआंग ने ये बात कही कि अभी तक वो नॉर्मली जब पैसे मांग रहा था आराम से तो वो उससे बात भी करने के लिए तैयार नहीं था, तो अब ऐसा क्या हो गया। और यही बात बोलकर अब उसका दिमाग तो खराब हो ही चुका था, तो उसने वहां पर मौजूद उनके सारे के सारे परिवार को निपटा दिया। चुंगली का फैमिली का एक ऐसा मेंबर मौजूद था जो कि इस रेस्टोरेंट से बाहर था और अंदर ये सारी की सारी कार्रवाई जब चल रही थी तो वो बंदा भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और ये सारी की सारी चीजें देखकर जब तक वो कुछ समझ पाता, हुआंग ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया और कुल यहाँ पर उसने 10 लोगों की जान ले ली। वो पूरे दिन वहां पर मेहनत करता है क्योंकि उसने रेस्टोरेंट के अंदर इतनी बड़ी जो कार्रवाई रच रखी थी, तो उसने सबसे पहले रेस्टोरेंट के बाहर जाकर उसे बंद कर दिया और ये बात लिख दी कि आज के लिए ये रेस्टोरेंट बंद है। जिसके बाद वो अंदर जाता है और उन 10 के 10 लोगों को ठिकाने लगाने के लिए उनकी छोटी छोटी कटिंग करने लगता है। उन लोगों को बाद में वो थैली में भरकर समंदर में फेंक आता है। अब चूंकि पूरी की पूरी फैमिली निपट चुकी थी, उनका जो रेस्टोरेंट था अब बिल्कुल खाली पड़ा था, तो हुआंग ने वो सारे के सारे दस्तावेज दिखाए कि ये बंदा ये बोल रहा था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ये पैसे नहीं लौटा पाया तो ये रेस्टोरेंट मेरा हो जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के कागज वगैरह लेकर वो कोर्ट में जाता है और उस रेस्टोरेंट को अपने नाम करवा लेता है। इसके बीच वो रेस्टोरेंट 3 दिनों के लिए बिल्कुल बंद था, तो किसी बंदे ने इतना ज्यादा खास ध्यान उस पर नहीं दिया, जबकि ध्यान दिया एक ड्राइवर ने जो कि हर रोज ताजी ताजी चीजें उस रेस्टोरेंट में उतारने के लिए आया करता था। उसने वहां पर आकर देखा कि अभी तक ये रेस्टोरेंट नहीं खुला है और इसके बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये रेस्टोरेंट अगले 3 दिनों के लिए बंद है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये फैमिली मुझे कुछ बिना बताए यहाँ से चली गई हो और उसने ये बात भी नहीं कही हो कि कल हमें ये सब सामान नहीं चाहिए, अगर वो बाहर जाते हैं तो मुझे बता कर जाते हैं और हो ना हो वो लोग घर पर ही होंगे। वो उन्हें जाकर घर पर भी संभालता है, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था, तो उसे और दुकानों पर भी सामान पहुंचाने के लिए जाना था, तो वो वापस
चला जाता है और अगले 2 दिनों तक वो भी वापस नहीं आया। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो वो रेस्टोरेंट फिर से खुलता है तो सारी की सारी चीजें ऐसे ही होने लगती हैं और उसे अब चलाने वाला कोई और नहीं जबकि मकाओ था। रेस्टोरेंट अब दोबारा से चलने लगा था तो उसके कस्टमर आने लगे और काफी सारे कस्टमर ऐसे भी आए जो कि रेगुलर कस्टमर थे और उन्होंने आते ही सबसे पहले ये बात पूछी कि आखिरकार 3 दिनों तक ये रेस्टोरेंट बंद क्यों था और अब रेस्टोरेंट खुल भी गया है तो आप कौन हैं? इसके जो मालिक थे वो कहां पर गए? तो हुआंग ने कहा कि इसके जो मालिक थे उन्होंने इस तरह मेरे साथ जुआ खेला था, उसके बाद वो इस रेस्टोरेंट को हार गए। 1 साल की उन लोगों ने ये बात बोली थी कि 1 साल के अंदर अंदर वो सारा पैसा लौटा देंगे, लेकिन नहीं लौटा पाए। तो इसी तरह कुछ एक दिन हम लोगों को कोर्ट में लगे मेरे नाम ये रेस्टोरेंट करवाने के लिए और आज वो इस रेस्टोरेंट को छोड़कर जा चुके हैं। आज से इस रेस्टोरेंट को मैं ही चलाऊंगा। इसी तरह कुछ एक दिन और बीतते हैं जिसके बाद 8 अगस्त का टाइम आया जब कुछ एक बच्चे समंदर के किनारे खेल रहे थे। उन लोगों को खेलते खेलते कुछ एक चीजें मिलती हैं। वो बच्चे यही बात सोचते हैं कि समंदर से आखिरकार ये क्या निकल आया और इसी तरह जब वो उस चीज को देख रहे थे तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए क्योंकि उन्हें वो बॉडी के पार्ट्स मिले थे जो कि मकाओ ने यहाँ समंदर में फेंक दिए थे। वो तैरते तैरते किनारे तक पहुंच गए और वहां पर जब कुछ एक लड़के खेल रहे थे तो उन्हें वो मिल जाते हैं। उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताई और उनके पेरेंट्स ने पुलिस को ये बात बता दी। पुलिस आकर इस बारे में छानबीन करती है कि आखिरकार ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स कहां से आ गए और पुलिस ने यही अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग अपनी बोट लेकर समंदर में गए होंगे और वहां पर इनकी बोट पलट गई होगी, जिसके बाद वहां पर शार्क वगैरह कोई आ गई होगी और उन्होंने ही इन लोगों का ये हाल कर दिया। लेकिन जब उन लोगों ने उन बॉडी पार्ट्स को थोड़ा गौर से देखा तो उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर किसी भी तरह के खरोचने के निशान नहीं हैं, जबकि इनको बड़े ही तेज धारदार हथियार से सीधा सीधा काटा गया है। और ऐसे में पुलिस वालों के दिमाग में भी यही बात आई कि हो ना हो ये मर्डर है। पुलिस उन सारे अवशेषों को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसके बाद रिपोर्ट में यही बात आती है कि ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स 4 लोगों के हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम और बीतता है तो कुछ एक बॉडी पार्ट्स और भी वहां पर समंदर किनारे आने लगते हैं और पुलिस ने उन्हें भी उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया कि इनकी रिपोर्ट से शायद कुछ पता चल पाए। लेकिन उससे पहले ही चुंगली के बाकी परिवार के लोग जा पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पर जाकर इस बारे में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि जनाब हमारे परिवार का एक बंदा ऐसा था जो कि इस रेस्टोरेंट पर काम किया करता था, उनके घर का था, लेकिन अब पता नहीं कोई और ही बंदा वहां पर आकर कब्जा कर चुका है और उसकी पूरी की पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। और ये सारी चीजें जानकर पुलिस वाले उन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स पर भी छानबीन करती है कि आखिरकार ये किसके हैं और दूसरी तरफ इस बात पर भी छानबीन करती है कि आखिरकार ये पूरी की पूरी फैमिली अपने रेस्टोरेंट को इस तरह किसी और को संभलवा कर गायब कैसे हो गई। तो वो लोग हुआंग से भी पूछताछ करते हैं इस बारे में। तो हुआंग ने अपने सारे के सारे वो कागज पत्री दिखाई कि जनाब उन लोगों ने ये शर्त रख रखी थी और उसके हिसाब से तो अब ये रेस्टोरेंट मेरा है और मैंने ये संभाल लिया और उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार वो फैमिली कहां पर गई। लेकिन जब पुलिस थोड़ी और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि जो इनके अपार्टमेंट थे जिनसे इनके घर पर किराया आता था वो सारे के सारे पैसे भी अब हुआंग ही ले रहा है। तो उसने तो ये बात कही थी कि उसने उसका सिर्फ रेस्टोरेंट लिया है तो बाकी सभी चीजों का वो किराया क्यों ले रहा है और इन सभी चीजों के बारे में तो हुआंग ही अच्छे से बता सकता है। तो पुलिस जा पहुंचती है उसके घर पर, लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि हुआंग यहाँ से जा चुका है और वो देश छोड़ने की ही तैयारी कर रहा है। तो पुलिस जा पहुंचती है सीधा एयरपोर्ट और वहां पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि हुआंग को अब पता चल चुका था कि पुलिस उसके पास पूछताछ करने के लिए आ रही है। काफी सारे ऐसे कांड रच रखे हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं है। हुआंग देश छोड़कर भागता उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसे अपने साथ ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की और हुआंग ने भी सारी बातें डिटेल से बता दी और उसने कहा कि जनाब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बंदे मुझे पैसे नहीं लौटा रहे थे, मैं पैसे लेने के लिए उनके घर पर गया, वो फिर भी टाइम पास कर रहे थे, मैंने बार बार में अलग अलग तरह के उन्हें ऑप्शन दिए कि तुम इस तरह से मेरा पैसा लौटा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, धीरे धीरे कर एक महीने करके मुझे पैसे लौटा दो। लेकिन वो मेरी बातों में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था। तो आखिरकार मेरे पास कोई चारा नहीं रहा और मैंने ये सारा का सारा कांड कुछ इस तरह से रच दिया। पुलिस सारी बातों को जानकर आखिरकार उसे कोर्ट में भेज देती है और वहां पर जाने के बाद उसके ऐसे कारनामों को देखकर जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। जब वो जेल में जाता है तो वहां पर उसकी और कैदियों के साथ झड़प हो गई और उन कैदियों ने मिलकर उसे काफी ज्यादा मारा। तो एक टाइम ऐसा आया जब उसने जेल में ही सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन टाइम रहते पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जिसके बाद आखिरकार वो बच जाता
देता है। लेकिन अगली बार दोबारा से जब वो जेल पहुंचा तो वहां पर मौजूद कैदियों ने उसे फिर से जमकर मारा, जिसके बाद उसने दोबारा से सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो आखिरकार इस चीज में सक्सेस भी रहा और अब की बार उसने सच में ही अपनी जान गंवा दी। पुलिस वालों ने पहले तो यही बात सोची कि और प्रिजनर इसे मार रहे थे और इन्हीं कारणों के चलते उसने अपनी जान गंवा दी है, अपनी जान दे दी है। लेकिन असल में उसने एक सुसाइड नोट छोड़ रखा था जिसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई थी कि उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने इस तरह के गुनाह किए हैं, जबकि वो सुसाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सांस की बीमारी है और इस तरह इस जेल में उसे रहने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस में असल गलती किसकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट गुरजोत सिंह को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।